क्लास 11 में आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले नंबर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है, हज़ारों साल पहले की बात है। सबसे पहले लोग क्या करते थे, पशुपालन वगैरह किया करते थे। तो उसके लिए लोग क्या करते थे कि वस्तुओं को गिनते थे कि कितने पशु आए, कितने पशु गए। तो उसके लिए क्या किए, गणितज्ञ जो होते थे, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उन्होंने एक नंबर बनाया सबसे पहले, जिसको कौन सा नंबर कहा गया, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, अप टू कहाँ तक होता है, 1 2 3 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसके बाद क्या हुआ, अगर मान लो कीजिए अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीरो का यूज करते हैं। तो गणित में जीरो का यूज किया गया, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं है। तो उसके लिए एक नया नंबर गणितज्ञ ने बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। ये होल नंबर कहाँ से चालू होता है, 0 से लेके 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसी तरह अगर यदि मान लो किसी के पास 100 रुपया है और 50 रुपया अगर यदि उसका वो कहीं पे खर्च कर देता है तो 50 रुपया क्या हो गया, उसका घट गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गणितज्ञ लोग क्या किए, माइनस नंबर बनाए। ये माइनस नंबर ये कौन से नंबर में आता है, इंटीजर्स में। इंटीजर्स में क्या होता है, तुम्हारा माइनस भी ऐड हो जाता है और साथ में ये जितने भी नंबर्स थे 0 1 2 3 यानी 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, और इधर हम लोग आएंगे तो -1 -2 -3 अप टू कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। उसी तरह बाद में क्या हो गया, चीज़ों को बांटने की ज़रूरत पड़ी। जैसे अगर यदि मान लो 10 केला है, अगर इसको अगर यदि 5 आदमी में बांटना है तो 10/2 करेंगे, 5 करेंगे, मतलब 2 केला बांटेंगे। तो उसी तरह गणित में क्या किया गया, गणित में बांटने के लिए एक नंबर बनाया गया जिसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ये ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। और जहाँ पे Q का वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं। अगर Q का वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इसलिए यहाँ पे Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला नंबर क्या बनाया गया, इरेशनल नंबर। ये ऐसे नंबर्स आए जिसमें जैसे बहुत सारे स्क्वायर रूट के नंबर आ गए, जैसे √2 आ गया, √5 आ गया। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, उसके बाद पाई आ गया, ई आ गया। तो इस प्रकार के नंबर जो होते हैं, एक्चुअली इसका कोई भी ना, तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पाई का वैल्यू जो है, चाहे ई का वैल्यू जो है, ई का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो अभी तक इसको काउंट नहीं किया जा सका है, अभी तक इसको गिना नहीं जा पाया है। तो इसी तरह अगर यदि हम लोग नंबर्स को सजा के लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग अगर सेट थ्योरी में लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, सबसे पहले कौन सा नंबर होगा, सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आ गया, नेचुरल नंबर। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा नंबर आ गया, होल नंबर। इससे बड़ा कौन सा नंबर आ गया, इंटीजर्स, है कि नहीं। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, उसी तरह इंटीजर्स में सारे क्या आ जाएंगे, होल नंबर। उसके बाद अगला नंबर कौन सा आ गया, रैशनल नंबर। इस रैशनल नंबर में क्या आ गए, सारे नंबर्स आ गए। लेकिन इरेशनल नंबर को हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अलग टाइप का नंबर है, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, अलग से रखेंगे। इसको कौन सा नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब इन सारे नंबर्स को अगर यदि मिला दिया जाए तो इन सारे नंबर्स को मिला के हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, एक ये पूरा नंबर मिल जाता है। तो इन सारे नंबर्स को मिला के हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग रियल प्लेन पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि इन सारे नंबर्स को अगर यदि मैं रियल प्लेन में ड्रॉ करना चाहता हूं तो आसानी से ड्रॉ कर सकता हूं। ये तुम्हारा क्या है, रियल प्लेन है। अब इस रियल प्लेन में चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे तुम्हारा रैशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इसको 0 लिखें तो इधर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इस तरीके से आगे चलेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उसी तरह अगर मैं पीछे आऊँ तो पीछे में क्या होगा, -1 -2 अप टू कहाँ तक चलेगा, माइनस इन्फिनिटी तक। अगर कोई बोलेगा √2 को ड्रॉ करके दिखाओ तो √2 का वैल्यू कितना होता है, लगभग 1.414। तो इस टाइप से 1.414 कहाँ पे आ जाएगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल प्लेन में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे समाज आगे बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, 50 ईस्वी की बात है, 50 ईस्वी की बात है, यानी 50 AD की बात है। एक वैज्ञानिक आते हैं, एक मैथमेटिशियंस आते हैं, जिसका नाम क्या होता है, हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये इजिप्ट का वैज्ञानिक होता है, इजिप्ट का मैथमेटिशियन होता है, ये इंजीनियर होता है।
इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बहुत सारे इक्वेशंस वगैरह सॉल्व कर रहे थे, तो इन्होंने कुछ ऐसा इक्वेशन पाया कि x² + 5 = 0। यहाँ से यदि मैं बोलूँ कि x का कितना वैल्यू आएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालता हूँ तो प्लस माइनस क्या आएगा, √5। अब ये इसको समझ में नहीं आ रहा था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को हम कैसे लिखेंगे, तो इसलिए ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को नहीं बता पा रहा था, तो इसको लगा कि ये वाला जो है कोई इमेजिनरी नंबर रहा होगा। तो इसने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ये लोगों को बता रहा था कि ये इमेजिनरी नंबर टाइप का होगा तो लोग इसकी बातों को नहीं मान रहे थे। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे और भी साइंस डेवलप होता है और भी गणित धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और गणित के आगे बढ़ने के बाद 17वीं शताब्दी की बात है, 17th सेंचुरी की बात है, 17वीं शताब्दी की बात है। वहाँ पे 3 साइंटिस्ट आते हैं। 17वीं शताब्दी में 3 साइंटिस्ट आते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं इसका नाम बोलूँ तो पहला साइंटिस्ट रहता है कार्डेनो। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट जो रहता है इसका नाम रहता है लुका पेसिली। कार्डेनो, लुका पेसिली। और थर्ड वन जो तीसरा साइंटिस्ट रहता है इसका नाम रहता है स्कॉर्पियन डेल फेरो। ये तीनों साइंटिस्ट क्या करता है, ये तीनों साइंटिस्ट होता है और तीनों क्या होता है, गणितज्ञ होता है, तीनों मैथमेटिशियंस होता है। तो ये तीनों लोग करने के बाद क्या करता है, x², इन लोग भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा होता है, जैसे x² प्लस इस टाइप से 1 = 0, इस टाइप का इक्वेशन इसको भी मिलता है। तो यहाँ से x का कितना वैल्यू आ जाता है, प्लस माइनस √1। तो ये भी इसको भी नहीं समझ में आता है कि इसको हम बोले तो क्या बोले, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अभी तक किसी ने बताया नहीं था। तो इसको भी, इन तीनों साइंटिस्ट को, इन तीनों मैथमेटिशियंस को क्या लगता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये तीनों जब बोलता है तो इन तीनों की बातों को भी नहीं माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे फिर से साइंस आगे बढ़ता है। उसके बाद 1777 ईस्वी में और एक साइंटिस्ट आते हैं, 1777 ईस्वी में, जिसका नाम क्या रहता है, इलर्स। 1777 ईस्वी में एक साइंटिस्ट, एक गणितज्ञ आते हैं जिसका नाम रहता है इलर्स। इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, ये भी इस प्रकार का इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। तो x² + 1 = 0 इसको भी मिला। तो x = यहाँ से कितना वैल्यू आ गया, प्लस माइनस √1। अब इसने क्या बताया कि ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर -1 जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, आई का मतलब क्या है, आयोटा। आई का मतलब आयोटा है, ग्रीक लेटर से बना है। और आयोटा को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, मतलब ऐसा कोई नंबर है नहीं, लेकिन ये गणित में बोला गया। लेकिन आगे चल के और भी इसमें रिसर्च किया गया और भी खोज किया गया, तो ऐसा पाया गया कि ये नंबर जो है, मतलब सच में ऐसा नंबर मतलब होता तो नहीं है, लेकिन इस नंबर का यूज होता है। कैसे होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इसका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है, तो आगे चल के जब तुम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पे एक सॉल्व करना पड़ता है, एक सर्किट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है एसी सर्किट एनालिसिस। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्व है। तो अगर जब तक तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जान पाओगे तब तक तुम लोग ऐसे इस प्रकार का इंजीनियरिंग जो इक्वेशंस होता है, इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इन सारे नंबर्स को पढ़ने के लिए, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही नहीं, आगे चल के जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है वो लोग भी इसके बारे में, जो मैकेनिक्स होता है वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो इंजीनियरिंग के फील्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर का काफ़ी यूज होता है और यहीं से शुरुआत होता है, इलर्स के द्वारा ही शुरुआत होता है। बाद में धीरे धीरे लोग जो है इसको मानने लगे कि चलो इस प्रकार का नंबर चलो होता होगा, लेकिन तुम कुछ प्रूफ करके बताओ, तुम कुछ ये करके बताओ कि चलो ये ऐसा होता है, तो फिर कैसे होता है, कहाँ से आया नहीं आया, तो सारा चीज़ लोग ये सब पूछने लगे। तो देखो यहाँ से इसने क्या बताया कि आई का वैल्यू कितना बता दिया इसने, √1। इसने बता दिया कि आई का वैल्यू कितना होगा, √1। अब इसको पूछा गया कि तुम मुझे ये बताओ कि रियल नंबर को तो हम लोग रियल प्लेन में लिखते हैं, है कि नहीं। रियल नंबर्स अगर यदि हम लोग लिखेंगे तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, रियल नंबर को हम लोग रियल प्लेन में लिखेंगे। तो फिर ये जो इमेजिनरी नंबर है, क्या इसको हम लोग रियल प्लेन में लिख सकते हैं क्या? तो लोगों ने बोला कि नहीं, इस प्रकार का तो नहीं लिख सकते हैं। तो फिर इलर्स वगैरह आए और भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए, तो उन्होंने क्या बताया कि रियल नंबर को हम लोग यहाँ पे तो लिखेंगे, ये तो तुम्हारा रियल नंबर है, लेकिन अगर यदि इमेजिनरी नंबर है तो इसको हम लोग 90 डिग्री पे लिखेंगे। मतलब कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। और ये एक प्लेन का नाम दे दिया गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन।
ये एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, यानी रियल नंबर भी लिखते हैं और साथ में क्या लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर। अगर वाई एक्सिस में मैं बोलूँ तो इधर क्या लिखूंगा मैं, इमेजिनरी नंबर। अब ये सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ऐसे तो नहीं सिर्फ बोल देने से चल जाएगा, तो इसके लिए हमको प्रूफ भी करना होगा कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इन्होंने क्या देखा कि आई का वैल्यू चलो √-1 तो आ गया, अगर मैं आई स्क्वायर का वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, -1। अब हम लोग ज्यामिति में पढ़ चुके हैं कि अगर यदि इधर से कोई एक एंगल बनाते हैं तो ये अगर तुमको 0 डिग्री दिखा रहा है तो पीछे अगर यदि आएंगे तो ये कितना दिखाएगा, 180 डिग्री। और अगर यदि 0 डिग्री में वैल्यू +2 है तो 180 डिग्री में वैल्यू कितना आएगा, -2। तो इन्होंने क्या देखा कि 180 डिग्री में -2 आ रहा है, तो यहाँ भी देखो अगर यदि 90 डिग्री, अगर यदि ये वाला कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसको इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं, तो अगर यदि मैं इसके और पीछे आ जाऊँ, यहाँ पे आ जाऊँ, तो ये वाला अगर यदि मैं वैल्यू आई बोलता हूँ तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। और इस प्लेन में देखने से ये हमें पता चलता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आ रहा है, जो कि ज्यामिति के हिसाब से बिल्कुल क्या हो रहा है, फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसीलिए लोगों ने इसको मानना चालू कर दिया। और अभी के ज़माने में कॉम्प्लेक्स नंबर का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसको जब एसी सर्किट एनालिसिस करते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही नहीं, आगे चल के मैकेनिकल इंजीनियर और जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। और धीरे धीरे इस नंबर को मानने लगे लोग, और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। तो मैंने तुमको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, नंबर्स आया कहाँ से, सारा कुछ बताया। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्ट्री। अब अगर यदि मैं बोलूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिफाइन किया गया, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है जेड से लिखा जाता है, जेड लेटर से। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जेड से जनरली हम लोग लिखते हैं। तो जेड बराबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्होंने बताया कि a+ib लिखो। मतलब इसको अगर परिभाषा के रूप में लिखें तो एनी नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a+ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसका मैं परिभाषा लिखूं तो एनी नंबर विच इज represented in the form of a+ib is called कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या कहा गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में जेड से लिखा रहता है। और यहाँ पे ए और बी क्या है बताओ, ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर है, और आई क्या है, आयोटा है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज की गई, कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत की गई। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, प्राचीन काल से शुरू होती है। प्राचीन काल में जब लोग पशुपालन वगैरह किया करते थे तो सबसे पहले नेचुरल नंबर बनाए, होल नंबर बनाए, उस तरीके से बाद में फिर इंटीजर्स बनाए, रेशनल नंबर बनाए, इरेशनल नंबर बनाए। अब उसको पूरे को क्या बोल दिया गया, रियल नंबर। तो रियल नंबर बोलने के बाद वहाँ तक तो काम ठीक चल रहा था, लेकिन 50 ईस्वी में जब हीरोन्स आते हैं तो उसको इस प्रकार का इक्वेशन मिलता है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिल जाता है, नेगेटिव नंबर। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर यदि मैं नेगेटिव नंबर निकालूंगा तो उसको कैसे निकाला जाए, इसको ये समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आई। आई का मतलब क्या है, इमेजिनरी नंबर। लेकिन लोगों ने इसकी बातों को नहीं माना। उसके बाद 3 और मैथमेटिशियंस आते हैं। एक आते हैं कार्डेनो, और दूसरा आते हैं लुका पेसेली, और तीसरा आते हैं स्कॉर्पियन डेल फेरो। ये तीनों साइंटिस्ट भी इसी तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और इन लोगों को भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिलता है। तो ये लोग भी नहीं समझ में आता है, तो ये बोल देता है कि ये भी इमेजिनरी नंबर है। उसके बाद 1777 ईस्वी में कौन आता है, इलर आता है। तो इलर ने क्या किया, इलर ने बताया कि आई का वैल्यू जो होगा ये √1 होगा, और इन्होंने बहुत सारा प्रूफ करके दिखाया। अभी हम लोग देखें कि आई जो होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। तो ये जो है ज्यामिति को प्रूफ कर रहा है। उसके बाद आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जिस तरीके से हम लोग 2 + 3 5 लिख सकते हैं, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग अलजेब्रा यूज कर सकते हैं। यानी इसमें हम लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। जो हम लोग रियल नंबर के साथ करते हैं ना, वो सारा चीज़ हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में कर सकते हैं। इसीलिए इनकी बातों को मान लिया गया।
और अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज काफ़ी ही ज़्यादा किया जाता है। इसका यूज जो है काफ़ी ज़्यादा इंजीनियरिंग फील्ड में किया जाता है। आगे चल के जब तुम लोग हायर स्टडी करोगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज के बारे में पढ़ोगे। अभी तो क्लास 11 में सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो अब देखो, अगर यदि कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा अगर यदि मैं बोलूँ तो कैसे बोल सकता हूँ, एनी नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पे a और b दोनों क्या है, रियल नंबर है, और i क्या है, आयोटा है। क्यों ये नंबर सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि अगर यदि मैं रियल नंबर को x एक्सिस पे लिखता हूँ तो इमेजिनरी नंबर को देखो y एक्सिस पे लिख रहा हूँ। और ये वाला देखो, अगर यदि 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हूँ और अगर यदि मैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हूँ, अगर इस वैल्यू को मैं 1 ले लेता हूँ तो इस वैल्यू को कितना हो जाएगा, -1। और ये भी होता है क्या, i²। देखो i² का वैल्यू कितना आ रहा है, -1। तो अगर यदि इसको i बोल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे, i²। उसी तरह इसको क्या बोलोगे, i3। इसको क्या बोलोगे, i4। तो ये जो है बिल्कुल किसको मान रहा था, जिस तरीके से हम लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर भी मान रहा था हर एक चीज़ को। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को धीरे धीरे लोग इसको अपनाने लगे और अभी तो इसको बहुत ज़्यादा यूज में किया जाता है। तो देखो, अब अगर यदि मैं आई का वैल्यू निकालता हूँ, आई का वैल्यू तो इसने बता दिया। अगर मैं बोलता हूँ कि IQ का वैल्यू कितना होगा, i² का वैल्यू तो मैंने बता दिया। जैसे i का वैल्यू सबसे पहले कितना बताया, √(-1). i² का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। उसी तरह अगर मैं IQ निकालता हूँ तो IQ को क्या लिख सकता हूँ, i² और गुना क्या, i। अब i² का वैल्यू हमको पता है कितना, -1। और i का वैल्यू कितना, i का वैल्यू i लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, -i। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -(√ कितना, -1। उसी तरह अगर यदि मैं i4 निकालता हूँ, i4, तो i4 को कैसे लिख सकता हूँ, i² गुना कैसे लिख सकता हूँ, i² का वैल्यू कितना, -1। और i² का वैल्यू फिर से -1, वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इसी तरीके से देखो, चूंकि गणित भी हमको यही बता रहा है और अगर यदि हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति में तो ज्यामिति भी हमको यही बता रहा है। देखो ज्यामिति कैसे बता रहा है, अगर यदि ये अगर यदि रियल प्लेन है, सॉरी, ये अगर यदि इधर हम लोग रियल नंबर लिख रहे हैं तो इधर किसको लिख रहे हैं, इमेजिनरी नंबर को। तो देखो यहाँ पे अगर यदि मैं i बोलता हूँ तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर यदि मैं i बोलता हूँ तो यहाँ पे क्या बोलूँगा, i²। यहाँ पे क्या बोलूँगा, IQ। यहाँ पे क्या बोलूँगा, i4। तो इस तरीके से देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है। और ज्यामिति में भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि इस तरीके से पैटर्न रिपीट होता है। तो इसलिए इमेजिनरी नंबर को हम लोग कहाँ लिखते हैं, रियल नंबर के बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री पे। इसे ये पता चलता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के दोनों के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखो, ये तो i4 तक हम लोग निकाल लिए। अगर कोई पूछेगा कि i5 का वैल्यू निकालो, i6 का वैल्यू निकालो, i का पावर बड़े बड़े नंबर्स का निकालो, तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे अगर यदि मैं बोल देता हूँ कि i का पावर तुम इतना निकालो, i का पावर 9, तो इसको निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है, 9 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 4 के बाद देखो फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग 9 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। और हम लोग रिमाइंडर चेक करेंगे, मतलब शेषफल चेक करेंगे। तो इसको 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 1। तो ये वाला जो i का पावर 9 है, इसको i का पावर कितना ले सकते हैं, 1। तो i का पावर 1 का वैल्यू कितना होता है, √(-1). तो कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका वैल्यू हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 से भागा दे देंगे और 4 से भागा देने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको लिख देंगे और उससे हम लोग निकाल लेंगे। जैसे मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि i का वैल्यू i = 1998 दिया गया है, i का पावर 1998, इसका वैल्यू कितना होगा ये मुझे बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, 4 से भागा देंगे। तो 4 से भागा देने का नियम क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को देखो, संख्या कितनी भी बड़ी हो इससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट क्या है। तो यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 98। तो 98 को हम लोग क्या करेंगे, 98 को क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे। बताओ कितना होगा, 4 दूनी 8, ये 1 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ 8 में 6 तो 2, रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो यहाँ पे हम लोग i का पावर सिंपली क्या लिख देंगे, 2। और i का पावर 2 का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए। i का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। क्यों, क्योंकि i का वैल्यू कितना होता है, √-1। तो i² का वैल्यू कितना हो गया, -1। उसी तरह iq का वैल्यू कितना होता है, -i। तो i4 का वैल्यू कितना होता है, 1। बस ये 4 चीज़ें अगर यदि तुमको पता है तो i का पावर कितना भी रहेगा उसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे अगर यदि मैं और भी सारा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बड़े बड़े संख्या का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ i का पावर 2 0 0 2 0 2 5 6 7 8 9,
तो हमें नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देना है, लास्ट का 2 डिजिट। अगर लास्ट का 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे अगर यदि 8 लिख देता हूँ तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। तो यहाँ पे अगर यदि 88 को मैं 4 से भगा दूंगा 88 को, तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो आई का पावर क्या लिखेंगे, 0, और आई का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसको 4 से डिवाइड करके हम लोग आसानी से हम लोग बता सकते हैं। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर यदि नेगेटिव में दिया रहे नंबर, मान लो अगर नेगेटिव में दिया रहता है, जैसे आई का पावर अगर -998 ऐसे लिख दिया, आई का पावर -998 लिख दिया, तो हमको क्या करना है, देखो z इक्वल टू क्या होता है, a प्लस आई बी, है कि नहीं, z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। तो इसके हम लोग फॉर्म में लाएंगे, तो 1 बाई क्या कर देंगे, आई का पावर 998। अब हम लोग लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, ये कितना है, 98। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2, है कि नहीं, अभी भगा दिए, 24 चौक 96 होता है, 2 बच गया, तो 1 बाई आई स्क्वायर। अब 1 बाई आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, -1। अगर माइनस में रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो इससे आ जाएगा आंसर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई का पावर -2025, इसका निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई आई का पावर क्या कर देंगे, 2025। अब 25 यहाँ पे है, तो 4 से हम लोग भगा देंगे, कितना बचेगा, 4 छक 24, 1 बाई कितना बचेगा, आई। अब हम लोग पढ़े क्या है, z इक्वल टू 1 बाई ए प्लस आई बी पढ़े हैं कि z इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। तो इसीलिए हम लोग आई को नीचे नहीं चाहेंगे, आई को कहाँ चाहेंगे, ऊपर। तो इसको आई को ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे आई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, यहाँ पे कोई रियल टर्म तो है नहीं, सिर्फ इमेजिनरी टर्म है, इसीलिए दोनों तरफ हम लोग क्या किए, आई से गुना कर दिए। तो ऊपर में आई बच गया, नीचे क्या बच गया, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1, तो यहाँ से आंसर कितना है, -i। तो चाहे जैसा भी नंबर हो, हम लोग आसानी से क्या पता कर सकते हैं, हम लोग आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इमेजिनरी का पावर कितना भी बड़ा हो, हम लोग आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे और भी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे अगर यदि मैं बोलूँ आई का पावर 998, आई का पावर 999, आई का पावर 1000 प्लस आई का पावर 1001, इस टाइप से मैं देता हूँ। तो बताओ यहाँ पे तुमको इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये लास्ट का 2 डिजिट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कितना बचा, आई स्क्वायर 2 बचा। यहाँ पे हम लोग लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ पे कितना बचा, आई क्यू। और उसी तरह यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, 0 बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। यहाँ पे कितना बचा है, आई का पावर, यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट